हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि एमटीएस एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, इसमें 25 क्वेश्चन रहती हैं और आज का तीसरा दिन है, डे 3 है। आज भी 25 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेट को। यह सेट 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अगर इसको कर रहे हैं या एमटीएस या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आता है, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, घासरिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? घासरिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है कि यह एक नदी है जिसकी सहायक नदी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। और आपका आंसर होगा आंसर सी, यानी ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र जो इंडिया के असम में यह नदी बहती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकल के ये भारत में आती है, भारत से फिर बांग्लादेश में चल जाती है और तीनों देश में इसका नाम अलग अलग है। जैसे तिब्बत से अगर निकलती है तो तिब्बत में इसका नाम है यरलुंग तंगस्गापो। यरलुंग तंगस्गापो तिब्बत में इसका नाम होता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और जब यह बांग्लादेश में चल जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यह था आज का पहला प्रश्न। अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न का। आज का दूसरा प्रश्न, कजरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कजरी जो है लोकगीत है, यह किस राज्य की लोकगीत है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की लोकगीत है कजरी। यानी कजरी लोकगीत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुछ और भी लोकगीत है जैसे सोहर, कहरवा, बंजारा, ये सब उत्तर प्रदेश की लोकगीत है। लेकिन बात यहाँ पर कजरी की आ रही है तो कजरी उत्तर प्रदेश में वर्षा के ऋतु यानी जो श्रावण मास होता है, इस श्रावण मास में इसे गाया जाता है। और कजरी में क्या होता है, भगवान जो राधा और कृष्ण है इनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। राधा और कृष्ण की लीला का वर्णन किया जाता है कजरी में और यह उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रानी की वाव आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? अभी जो करेंसी नोट होता है इसके पीछे देखेंगे एक चित्र बना हुआ था, तो उसमें बोला कि कौन ऐसा नोट है जिस पर रानी की वाव की चित्र बना है। रानी की वाव, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आपके पास करेंसी नोट तो रहता है लेकिन आपको शायद उसके पीछे का चित्र नहीं याद होगा, और याद होगा तो काफ़ी अच्छा होगा, आप इस प्रश्न को निश्चित तौर पे ही सही करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, यानी 100 रुपया का जो नोट होता है उस पर रानी की वाव की तस्वीर होती है। अब यहाँ पर 4 और ऑप्शन दे रहा है और इसमें जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में 100 का नोट का ही पूछे, हो सकता है आपके साथ 50 का पूछ दे, 10 का पूछ दे। तो मैं बता दे रहा हूँ और आप भी इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ही याद होगा। जैसे 10 रुपया का नोट होता है तो 10 रुपया का नोट पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये 10 रुपया के नोट पर इसका चित्र रहता है। 500 रुपया के नोट पर लाल किला, जो लाल किला दिल्ली में है, इसका चित्र रहता है 500 रुपया पर। 100 रुपया पर तो रानी की वाव और 50 रुपया पर हम्पी। अब बच गया आपका 2000, तो 2000 का जो नोट होता है, 2000 के नोट पर आप देखेंगे मंगलयान का चित्र रहता है। फिर 200 रुपया का नोट पर सांची का जो स्तूप है उसका चित्र आता है। तो ये एक छोटा बात था लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2019 में विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जुलाई 2019 में एमडी और सीएफओ यानी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक रूप में किसे अपॉइंट किया गया? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ, वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। ये तो अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं। और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लेख, लेख यानी अनुच्छेद
भारत के जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू और कश्मीर से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, यह सबको पता ही होगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको निश्चित तौर से पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि यह अनुच्छेद अब निरस्त कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा पूछ भी सकता है किससे संबंधित था। तो देखते हैं इसका क्या होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 370। और एक और आर्टिकल था आर्टिकल 35 का, यह दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन सरकार ने इसे अब हटा दिया गया। बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी इसने इसे हटा दिया गया। आपको पता होगा कि इसे 5 अगस्त 2019 में ही इसको हटाया गया और इस पर बढ़ता हुआ, लेकिन ऑफिशियली रूप से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, इस राज्य को तोड़कर इसको 2 यूटी बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बना, इसमें विधानसभा होगा और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, यानी अब जम्मू कश्मीर जो राज्य था 2 यूटी में बट गया 31 अक्टूबर 2019 को। अभी जम्मू कश्मीर के जो एलटी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी से कितना है 0.7404, ये भारत की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आयन पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? पानी की कठोरता जो होता है इसके लिए जिम्मेदार, यानी किसकी प्रेजेंस के कारण पानी कठोर हो जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन के कारण पानी कठोर हो जाता है। पानी कठोर का मतलब क्या होता है? पानी कठोर क्या होता है? तो पानी कठोर का मतलब होता है ऐसा जल जिसमें साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है, उस पानी को क्या बोलता है? कठोर बोला जाता है। अब कठोर होता कैसे है? तो कठोर होता अगर पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस पानी को कठोर बोला जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से पानी क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यानी हमारा संविधान बन गया लेकिन इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और देखिए आप क्या बताते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर यह सही होगा। देखते हैं क्या आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने ही किया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लग गया और देश को उस दिन गणतंत्र घोषित कर दिया गया, यानी अपना देश जो है यह अपना डिसीजन लेने के लिए खुद सक्षम है और अपना काम सब करेगा। और ये प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसी में संविधान की 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन पहला संविधान संशोधन करके उसमें एक अनुसूची को ऐड करके 9 अनुसूची ऐड हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता पार्क स्थित है? दुनिया में एक ही ऐसा है जो तैरता हुआ पार्क है, और यह भारत के किस राज्य में है? आपको इस राज्य का नाम बताना है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मणिपुर। मणिपुर में तैरता हुआ पार्क है, और यह दुनिया में एक ही जगह है, वो भारत के मणिपुर में है। और इस पार्क का नाम क्या है? तो इस पार्क का नाम है कोएबुल लामजाओ। कोएबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क इसका नाम है। यह मणिपुर के विष्णुपुर जिला में है। यह 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, और यह जो मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील का ही एक हिस्सा है। तो यह इससे रिलेटेड कुछ जानकारी थी। हो सकता है आपको यह क्वेश्चन ना पूछे, ये पूछ दे कि ये किस झील का हिस्सा है, तो आप याद रखेंगे लोकटक झील का हिस्सा है। या आपसे इसका एरिया पूछ दे कितने किलोमीटर स्क्वायर में पर है, यह लगभग 4000। किस जिला में है? तो बिष्णुपुर। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया था उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन उससे भी बन सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? शुरू होने का बात नहीं, अधिकांश तो जो एग्जाम में देखते हैं उसमें पूछता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, और आप कंफ्यूजन में ये शुरू कब हुआ समाप्त हुआ था, आपको इसमें ध्यान देना, ये समाप्त पूछ रहा है। अगर आप ऐसे बोले असहयोग आंदोलन देख के ही मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन को सेट करते हैं वो कुछ ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जो जानते हैं कि बच्चे बिना पढ़े ही उसको बना देंगे और उनका गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने इसे शुरुआत किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, साइमन कमीशन, ये सब के विरोध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को साथ असहयोग करने के लिए, यानी अंग्रेज जो हैं वो जो बात कर रहे हैं हम लोग उसको नहीं मानेंगे, इसी के साथ असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी और यह एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक थिएटर निम्नलिखित में से कौन सा है? जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक थिएटर कौन सा है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भाड़ पैथर, ये जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक थिएटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, वो क्वेश्चन नंबर 11 था और ये क्वेश्चन नंबर 12, नंबरिंग में थोड़ा भूल हो गई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से ली गई है? द फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा किस धर्म से ली गई है? और आपके पास 4 धर्म दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप इसे सही कर लेंगे। और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बौद्ध धर्म से इसका कंसेप्ट लिया गया है। द फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म जैसे ही आएगा आपको भगवान गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का नाम निश्चित तौर पर याद होगा। भगवान बुद्ध को एशिया का किरण बताता है या एशिया का प्रकाश कुंज बोला जाता है। इनका जन्म 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है, और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, जिसके कारण इन्हें उस जगह को अब बोध गया बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने वेट लिफ्टिंग में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2019 का खेल रत्न पुरस्कार वेट लिफ्टिंग में किसे दिया गया था? और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को 2019 में खेल रत्न मिला हुआ था। और बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से। इन्हें बजरंग पूनिया के साथ साथ दीपा मलिक को भी यह पुरस्कार मिला हुआ था। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? यानी आप क्वेश्चन सकते हैं अध्यादेश कौन जारी करता है, यानी किसके पास शक्ति होती है कि वह अध्यादेश को जारी कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और डिफेंस मिनिस्टर, कौन इसे जारी कर सकता है? तो आपको इसको सही जवाब बताना है और चेक कीजिए आपका जवाब सही है या नहीं है। ऑप्शन बी, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अध्यादेश जारी करने की। और अध्यादेश क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा बतला देता हूँ। अनुच्छेद 123 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे मित्र होंगे जिनको अध्यादेश नहीं पता होगा। अगर संसद अपने सत्र में नहीं हो और इमीडिएट किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, अभी आपको पता होगा कि जो भी बिल को पास किया जाता है, जो भी एक्ट को पास किया जाता है, वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करना पड़ता है। तो लोकसभा है जो कभी सत्र में रहता है, कभी सत्र में नहीं रहता, साल में 3 बार ही सत्र रहता है। तो लोकसभा जब सत्र में नहीं रहेगा और उस समय किसी एक्ट की या किसी बिल को पास करना होगा तो यह राष्ट्रपति खुद ही पारित कर सकता है। इसके लिए इस शक्ति को राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति बोला जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो अध्यादेश यानी राष्ट्रपति जो बिल पास किया उसकी मान्यता उतनी ही रहेगी जितना वो संसद के दोनों सदन से पास होता है। यानी यह राष्ट्रपति की एक अनूठी शक्ति है, राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी शक्ति है।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, यानी किसने डायनामाइट की आविष्कार की हुई थी। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने डायनामाइट की आविष्कार की थी और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज दिया था ये अल्फ्रेड नोबेल के ही आता। और डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है और नोबेल प्राइज जो मिलता है यह 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, यानी 6 क्षेत्र में नोबेल मिलता है। और किसके कारण, तो ये अल्फ्रेड नोबेल साहब के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इक्वस कैबलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। इक्वस कैबलस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी हर्ष, यानी घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वस कैबलस। जैसे इंसान, हम लोग मानव हैं, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। उसी तरह घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबलस। ऐसा एग्जाम में आ सकता है, कुत्ता का, बिल्ली का, किसी का भी आ सकता है। तो आपको कुछ कुछ जानवर का नाम याद रखना है कि एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, जून 2019 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, ये थोड़ा लिखने में गलत हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, आपको इसका सही जवाब बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा जो हैं यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में, और इसकी जब स्थापना हुई थी यह एकमात्र ऐसा बैंक था जो पूर्ण रूप से भारतीयों के संचालन में था। यानी इसके मालिक भी पूर्ण रूप से भारतीय थे, यानी पूरा पैसा भारतीयों का था और इसे चलाने वाला भी सब लोग भारतीय था, यानी पूर्ण स्वदेशी बैंक ये था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ तो आपको पता ही है, पल्लव महापात्रा हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसी विश्वविद्यालय को दिया जाता है यह पुरस्कार, और किसके लिए, तो खेल में अगर अच्छा प्रदर्शन करे इसके लिए यह पुरस्कार को दिया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है यह विश्वविद्यालय को खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। कौन सा विटामिन जो है यह ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का सोर्स सूर्य की किरण है और इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से, यानी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, और यह अंतिम मुगल शासक भी थे। तो अंतिम मुगल शासक बोलिए तो वही थे। और 1857 के विद्रोह के समय भी मुगल शासक यही थे। 1857 का विद्रोह, यह झांसी, इस विद्रोह जो शुरू हुआ था मेरठ के जो कर्मी थे उन्होंने इसका शुरुआत हुआ था। और इसमें आपको पता होगा कि मंगल पांडे जो मुख्य रूप से उन्हें थे, ये इसके मुख्य हीरो थे मंगल पांडे। लेकिन यह 1857 की जो विद्रोह हुआ था इसमें बहुत लोगों ने मिलकर इसको किया था। इसकी शुरुआत हुई थी एनफील्ड राइफल के, ऐसा अफवाह था, ऐसा बात फैलाया गया कि जो एनफील्ड नया राइफल आया उसका जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर का चर्बी था, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र माना जाता था। और इसी के विरोध में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इसके विरोध में विरोध किए थे और बगावत शुरू हुई थी और यह क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति। उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस
केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? बेस्टिल दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी, जिसे अब पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? संचारी रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसा बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संचारी रोग कहा जाता है। जिसमें कौन ऐसा बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीजल्स। मीजल जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी यह एक संचारी रोग है। या अगर किसी को मीजल्स हुआ है, अगर आप उसे कांटेक्ट में जाएंगे तो यह बीमारी जो कांटेक्ट में जा रहा उसको भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार यानी थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कौन यह पुस्तक को लिखा हुआ है? पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखते होंगे, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है जो किसी बड़े आदमी के, किसी सेलिब्रिटी के या कोई हमारे पुराने नेता थे उन पे जो लिखा हुआ था क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो आपको इस पुस्तक के राइटर का नाम बताना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, दादा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक को लिखा हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जो हैं यह संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेन कमेटी था उसके यह अध्यक्ष थे। ये बहुत बड़ी शख्सियत थे, संविधान निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकार निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? दीपा कर्माकार किस खेल से जुड़ी हैं? किसी खेल का नाम दे सकता है, किसी प्लेयर का नाम दे सकता है, बोल सकता है कि यह किस खेल से, जिस तरह ऐसा क्वेश्चन तो यह एग्जाम में आजकल आ रहा है। और आप इसके लिए देकर खिलाड़ी का नाम आप निश्चित तौर पर याद करेंगे, कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है या किस खेल में किस टर्म का यूज किया था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो दीपा कर्माकार, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकार जो हैं यह जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं, यानी यह जिम्नास्टिक खेलती हैं, कि जिम्नास्टिक खेल से ये जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? यानी किस राज्य में क्रोमाइट सबसे अधिक पाई जाती है? भारत के किस राज्य में? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक मात्रा में क्रोमाइट पाया जाता है। भारत में जितना भी क्रोमाइट पाया जाता है उसमें से 95% क्रोमाइट जो है यह अकेला उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा के कटक जिले में यह पाया जाता है क्रोमाइट। दोस्तों वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म होगा, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चन लाता हूं और आज का 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये वीडियो का आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा और आप PDF मिलने के बाद इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा वो कितना सही है या हमने जो समझाया वो आपको कितना समझ में आया, और आप इसका एक नोट्स भी बना लेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।